अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद एनिशा। आज है संडे का दिन और संडे के दिन अमूमन लोग जो हैं सुबह सो रहे होते हैं। हाँ, जिनकी जॉब है अगर संडे के दिन या जिनको अपने काम पे जाना है या जिन लोगों का कोई कमिटमेंट है तो यकीनन वो लोग उठते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन लोगों की कमिटमेंट भी है, जिन लोगों की जॉब भी है, पर वो फिर भी संडे के दिन कोशिश करते हैं कि हम ना उठे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लोग अपने काम के साथ ईमानदार नहीं हैं तो आप यकीन करें आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप अपने काम के साथ ईमानदारी करेंगे तो आप ज़रूर तरक्की करेंगे। जो लोग अपने काम के साथ ईमानदारी नहीं करते और काम से बचते हैं, छुपते हैं, तो आप यकीन करें अल्लाह भी उनकी मदद नहीं करता। और तरक्की के लिए अल्लाह की मदद लाजमी, और अल्लाह जो है वो नियत पे बेड़े पार करता है। तो इसी के साथ साथ हम अपने गेस्ट जो हैं उनको वेलकम करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, आफाक अहमद एडवोकेट, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं मलिक यासिर सिकंदर अवान, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं सलाम आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो आज स्टार्ट में इंट्रो में मैंने कहा है कि अपने काम से ईमानदारी, थोड़ा सा आप लोग बताएं। आज संडे का दिन है, आप भी जी जी। यकीनन संडे का दिन आराम का होता है, पर आपने यहाँ आना था तो उठे। वैसे संडे के दिन अमूमन क्या करते हैं, और जो लोग काम के साथ सिंसियर नहीं होते, कभी कोई ऐसा आप लोगों का तजर्बा रहा उन लोगों को देख के कि क्या वो लोग वहीं के वहीं रहते हैं या आगे निकल जाते हैं? देखिए, वो जैसे आपने संडे वाली बात की ना, आप जैसे आई थी तो आपने कहा था कि अगर संडे था तो आप जल्दी आ गई, गेस्ट थे। हाँ। तो ज़रा हम भी 10-11 तक सोते होते हैं हम्म। संडे के दिन। हम्म। अब लेकिन ये शो था तो आना पड़ा, ठीक है। और ऑनेस्टी जो है वो एक बड़ी अ, अच्छी चीज़ है, जो आपके खुद के साथ ऑनेस्टी सबसे पहले, क्योंकि खुद आप अपने से ऑनेस्ट होंगे तो आप अगले से होंगे। बिल्कुल। और ऑनेस्टी से आपकी अच्छी रेपुटेशन भी बनती है, रेपुटेशन से आपकी पॉसिबिलिटीज खुलती हैं। तो ना कि लोगों में बल्कि कुदरत वाला भी फिर आपकी तरफ जो है वो एक अच्छी वाइब्स, तरक्की वाली, प्रोग्रेस वाली तरक्की करता है। बिल्कुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अमूमन ना हमें बहुत सारे लोगों की ना गलतियों की ना सजा किसी एक को सामने फेस पे आके फेस करनी पड़ती है। ऐसे ऐसा भी अमूमन होता है कि गलती किसी और की होती है पर सामने फेस पे कोई और होता है। तो इसलिए आज मैंने इंट्रो में ये बात की है क्योंकि मैं किसी की गलती को ना आज किसी की गलती की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है कोई बहुत बड़ी। आज जो ऑन एयर मैं थोड़ी सी लेट हुई हूँ, माजरत, आप लोगों को मेरा वेट करना पड़ा, तो वो किसी और की गलती की वजह से आप लोगों को और मुझे सफर करना पड़ा। अच्छा, महंगाई पे हम लोग बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा, ये इतनी ज्यादा महंगाई और आगे भी उम्मीद है कि महंगाई होगी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई तो इसने तबाही की हुई है, और अभी फिर फर्स्ट को सुन रहे हैं कि फिर एक मिनी बजट आ रहा है। पेट्रोल, बिजली और गैसेस के नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं, ये क्योंकि प्लान नहीं है ना। जैसे अभी आपने खुद इंट्रो में कहा कि मुखलिसी अपने काम से, सिंसेरिटी। हमारे जो अभी सिटिंग हुक्मरान है उनकी शायद आवाम से सिंसेरिटी नहीं है कि हमने इनको कैसे रिलीफ देना है, आवाम की फलाह कैसे करनी है, जो असल मकसद था इनको ला के बिठाने का। और इसी तरह अगर हर शोबा और हर शख्स अपने काम को बखूबी अंजाम दे और ये समझे कि वो अल्लाह को जवाब दे, तो इंशाअल्लाह कोई मसला ना हो। लेकिन हमारे पास यही सबसे बड़ा अलमिया है कि हम लोग अपने हिस्से का काम तो नहीं करते, दूसरों को तनकीद का निशाना ऐसे बनाते हैं। तो महंगाई खालिस्तन इंतज़ामी तौर पे मसला है, और तो बेशक पूरी दुनिया में कोविड के बाद महंगाई हुई है, लेकिन हमारे पास कोविड के बाद नहीं, हुकूमत तब्दील होने के बाद बहुत बड़ा एक महंगाई का बौछार आ गया। और इसकी अभी वजह आने क्या नजर आती है? इसकी वजह इसकी क्या? वजह जो हमें सियासी वर्कर होने की हैसियत से नज़र आती है वो तो यही कि उनका मुफाद आवाम नहीं था, उनका मुफाद अपने मामलात को सीधा करना था। और जो उनसे पहले बैठी हुई हुकूमत थी उसको आवाम की नज़र में नीचे इतना गिराना कि वो दोबारा से हुक्मरानी में ना आ सकें। और लेकिन इनके आने के बाद कोई तब्दीली नहीं आई है, सिर्फ यही हुआ है कि केसेस ख़त्म हो गए, और हर 4-5 दिन बाद एक नए मुशीर, एक नए वजीर की हलफ बर्दारी हो रही है।
लेकिन हम ये नहीं सुन रहे कि आवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं। आवाम के लिए सिर्फ यही हो रहा है कि IMF से उनकी मीटिंग्स हो जाती हैं और बता दिया जाता है कि अब 4 दिन और 10 दिन और महीना और ये शर्त पूरी हो गई। अच्छा, हमें ये भी ताज्जुब होता है कि IMF ने सिर्फ पाकिस्तान के 22 करोड़ गरीब आवाम को ही क्यों देखा हुआ है कि इन्हीं पे टैक्स लगाने के ऊपर वो भी दर पे होते हैं कि बस आवाम पर ही कैसे लोड डाला जाए। या फिर हमारे हुक्मरान झूठ बोलते हैं कि IMF सिर्फ यही कहता है कि आवाम को किसी तरीके से निचोड़ो, जबकि इस वक्त सबसे ज्यादा तो हमारे हुक्मरानों का फर्ज बनता है वो कुर्बानियां दें, और जो दुनिया में उन्होंने अपने एसेट्स बनाए, ये वो वक्त है कि वो उन पैसों को पाकिस्तान में लेकर आए, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाएं, ताकि जो क्राइसिस है, डॉलर ना होना, LCs ना खुलना, इंपोर्ट का बंद होना। अभी आप कुछ भी मार्केट या बाजार लेने जाते हैं तो उसकी कीमतें इसलिए ज्यादा है, इंपोर्ट बंद है। हम खुद से तो कुछ भी नहीं बना रहे ना, हम हर चीज बाहर से लाते हैं, यहाँ ला के उन 2-3 पुर्जों को जोड़ देते हैं और आवाम को दे देते हैं कि ये आप लीजिए। तो अब जब बाहर से कुछ नहीं आएगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी, जो जखीरा अंदोज है वो उससे फायदा उठाएंगे। तो इस वक्त सबसे अहम ये है कि हुकूमत हमारी वो इस पर ध्यान दे कि आवाम को खुर्दो नोश की अशिया जो है वो किस तरह आसानी से हमने देनी है। आगे रमजान आ रहे हैं और सबसे अहम चीज सहरो अफ्तार में आवाम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, रोजगार है नहीं, लोड शेडिंग अभी इन्होंने शुरू कर दी है। और अभी कल या परसों अनाउंस हुआ है कि 8-9 बजे मार्केट्स भी बंद करनी है। वजह यह है कि इलेक्ट्रिक क्राइसिस, तो हमें तो सिर्फ क्राइसिस ही क्राइसिस नजर आ रहे हैं जो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हल कुछ नजर नहीं आ रहा। के इलेक्ट्रिक की तो मैं कहती हूँ इतना, के इलेक्ट्रिक के बारे में तो मैं कहती हूँ जितनी बुराई मैं कर सकूँ, मुझे इजाजत हो तो मैं उतनी ज्यादा जरूर कर लूँ, क्योंकि के इलेक्ट्रिक वालों से मेरी कोई पर्सनल अब दुश्मनी होगी। उसकी वजह ये है कि 1 महीने में मेरा इतना बड़ा बिल उन्होंने भेजा है कि मैं हैरत कर रही हूँ। अगर आप क्राइसिस में तो इसमें हमारा क्या कसूर है, हम तो हर महीने आपको बिल पे करते हैं ना। तो के इलेक्ट्रिक को भी तो ये पता है ना कि पूछना किसी ने नहीं है उनको। नहीं, जो अवाम अगर जाती है, खैर अवाम तो बेचारी जाएगी ना, पर वाकई ऊपर कोई पूछने वाला नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं होता। वो अगर आप जाओ तो वो यही कहते हैं ये तो आपको भरना पड़ेगा, ये आपको बिल भरना पड़ेगा। तो मैं कहती हूँ शायद फिर वो सिस्टम ज्यादा अच्छा था जब लोग लाइट चोरी करते थे और ये सारी चीजें, मुझे लगता है ये सही था। आवाम सुकून में तो थी ना। अब सारी चोरियां बंद हो गई, मुझे लगता है अब कम चोरी हो रही है, क्योंकि जहाँ के बिल और ये सारी चीजें हो चुकी है वहां तो चोरी नहीं हो रही है। चोरी अगर हो भी रही है तो वो के इलेक्ट्रिक की मिली भगत से ही हो रही है, और मजबूर आवाम चोरी पे होती तब है जब आप रसाई मुश्किल कर देते हैं किसी चीज में। आप 1-1 लाख अगर महीने का बिल भेजेंगे तो फिर तो यही अगला हल तो यही है, लाख रुपए अगर बिल भरें और उसके बाद फिर बाकी चीजें, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि लोग जिंदा रह सकेंगे। आप मुझे बताएं, ये इतनी बेलगाम की इलेक्ट्रिक है, फिर उसके बाद जिस तरह से महंगाई होती है, जिस तरह से एकदम से हर एक चीज का रेट बढ़ता है, आप एडवोकेट है, आप मुझे बताएं इस पे कोई एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। एक सादा आम आवाम होने के नाते अगर मैं कोर्ट जाऊं तो मैं क्या वहां जाके किस तरह से बात करूं या क्या करूं, इसका क्या हल निकल सकता है, क्योंकि हमारा भी राइट बनता है कि अगर इतनी महंगाई हो रही है जहां पे लोग भूखे मरने, मुझे लगता है कि अब लोग भूखे भी मरेंगे। अब आगे देखें रमजान है, पहले हमारे यहाँ एक मुसलमान कंट्री और हम लोगों का ये होता है कि सैर और इफ्तार सड़कों पे हर जगह करवाई जाती है, ताकि लोग ये 2 टाइम जो है अगर बाहर भी हैं काम से या अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो सहरी और इफ्तार कर लें। मुझे लगता है इस बार ये चीज़ बहुत कम होगी। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैं ज़रा लीगल कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। पहले जो आपने कहा कि आपके पास बिल ज़्यादा आ गया है इतना। जी। अच्छा, अगर आपके पास बिल ज़्यादा आ गया है और यूनिट्स इतने आपके कंज्यूम नहीं हुए, तो उसका ये है कि आप यहाँ एक इलेक्ट्रिक ऑम्बड्समैन होते हैं, ठीक है, आप उनके पास जाएं, ये कंप्लेंट फाइल करें और आपका केस जेन्युइन होगा तो आपको रिलीफ मिलेगा। फिर आपको वही बिल पे करना होगा जो आपका होगा, ठीक है, ये एक लीगल रिलीफ है। इसके अलावा अगर उसे ये रेमेडी कंज्यूम करके आगे जाना चाह रही है तो आप हाई कोर्ट पिटीशन भी डाल सकती हैं। और अब इसका दूसरा ये है कि यहाँ पे जैसे साबिर साहब ने कहा कि यहाँ पे कोई एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसका जैसे दिल करता है, और कोई एक क्राइटेरिया भी नहीं है। अभी अगर आप डिफेंस में है या उसके आसपास के इलाके में, तो आपके यहाँ मीटर लगते हैं 2 फेज या 3 फेज कुछ कहलाते हैं। अगर आप दूसरे किसी इलाके में, वो वहाँ 1 फेज कहलाते हैं। 300 यूनिट्स अगर आपने या 500 यूनिट्स कंज्यूम किए, आपका बिल आता है 5000। और अगर आप डिफेंस में या सराउंडिंग्स में हैं तो आपका आता है 30,000 या 50,000 रुपीज़। ये कितनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है।
दिसंबर के महीने में जब जी। हल्की फुल्की ठंड थी, मेरे 800 यूनिट आए हैं, जबकि मैं पंखा दिसंबर में नहीं चला रही थी। ये 800 यूनिट यूज कैसे हुआ, मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ। मेरे अपने जो हमारा घर है, फ्लैट में रैश पजीरे वहाँ इन सर्दियों में पंखे चलती नहीं नहीं है और चलते। ये यही तो एलईडी बात है। लाइट्स चलती हैं, ये क्या कंज्यूम करती है? मैं यही तो बात कर रही हूँ आपसे, ना एसी 800 चलता है यूनिट। और 30,000 रुपया बिल, आप बताएं। तो इसका ये है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पिटीशन हम डाल सकते हैं कि आप इस डिस्क्रिमिनेशन को देखें कि ये जो रेट्स एक्स्ट्रा लगाए जा रहे हैं यूनिट के हिसाब से, इलाकों के हिसाब से, फेज टू फेज, आप उसकी क्या एक जस्टिफिकेशन है और इसको देखा जाए। अब दूसरा आपका सवाल था कि इतनी ये चीज़ें जा रही, ऊपर रेट्स जा रहे हैं, महंगाई, इस पर क्या हो सकता है? देखिए ये तो एक उनके गवर्नमेंट के मैटर्स हैं, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव मैटर्स हैं, इस पर कोर्ट्स का कुछ से नहीं होता, लेकिन कोर्ट्स कुछ मामलात पे इन चीज़ों को देख सकती है। अच्छा। अब जैसे आपको याद होगा, चीफ जस्टिस इफ्तिकार महमूद चौधरी साहब थे, तो उन्होंने एक सो मोटो नोटिस लिया था गैस और पेट्रोल की प्राइसेस पे जी। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी लोकल प्रोडक्शन है और आप इतने इस पे कोई आपसे बाहर से इम्पोर्ट नहीं करते कि आपकी मजबूरी है। तो उन्हें 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ पर केजी उन्होंने उस पर रिलीफ दे दिया था। तो लेकिन इसकी गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि जब कोर्ट्स पर आती हैं फिर ये एग्जीक्यूटिव और कोर्ट आमने सामने आ जाती है कि ये आपकी जुरिसडिक्शन नहीं है, आपकी जुरिसडिक्शन कानून को इंटरप्रेट करना है, लॉ की जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसको देखना है। तो ये ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे रमज़ान की बात हुई तो थोड़ा सा हम लोग रमज़ान पे भी बात कर लेते हैं कि मैंने इनसे भी यही बात की कि पहले तो रमज़ान में होता था ना कि कोई अगर घर से निकला है, कोई बेचारा इफ्तार तक घर में नहीं गया तो रास्ते में उसको इफ्तार भी मिल रही है, सहरी में अगर बाहर निकला हुआ है, या बेचारे परदेसी लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं जिनका ठिकाना कोई नहीं है। अब इस बार आपको नज़र आता है कि आप तो माशाल्लाह दोनों लोगों से मिलना भी है, फिर आप सारी चीज़ें आपके सामने, आपको लगता है कि इस बार कोई गरीब इंसान अगर घर से बाहर है और परदेसी है तो वो क्या इफ्तार और सहर क्या सड़क पे कर सकेगा? मुश्किल मुझे तो लगता है नामुमकिन है, इसलिए कि हम लोग जैसे लोग सोच रहे हैं कि रमजान टफ हो जाएगा, अगर कुछ लोगों को राशन देते थे तो उनमें से माइनस करना पड़ा है। आप अपने जाहिर है आपके अपने बजट इतने डिस्टर्ब हो गए ना, और हम रमज़ान पे क्या चाहते हैं, आज से 6 माह पहले तक फलाही तंजीमें सोशल मीडिया पर आपके चैनल्स पर एडवर्टाइजमेंट कर रही होती थी, फलां जगह लंगर फलां, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं 1 माह से वो गायब हुए हैं सारे ना। इसका मतलब है उनके लिए भी काम करना मुश्किल हुआ हुआ है। रमज़ान में अल्लाह करीम की रहमतें होती हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हम खुद सहरो अफ्तार अच्छे से कर रहे हैं तो कम से कम एक फ़र्द को हम ज़रूर वो सहरी और अफ्तारी दे सकें। तो उस जज्बे के तहत तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम किसी को भूखा नहीं सुलाते और ना सुलाएंगे। लेकिन जो हालात पहले हम पिछले रमज़ान में गहमा गहमी देखते थे कि जगह जगह लोगों के सहरो अफ्तार का इंतज़ाम हो रहा है, वो अभी नज़र नहीं आ रहा। और अभी बात आप लोग कर रहे थे ना कि इलेक्ट्रिक की और इन सब चीज़ों की, जो वो डिफेंस में या छोटे इलाकों में इतना, देखें यही एक वजह है सबसे बड़ी कि कानून होना चाहिए। डिफेंस या स्लम एरियाज या गरीब एरियाज का कानून में फ़र्क नहीं आना चाहिए, ना शख्सियात की बुनियाद पे कानून में फ़र्क आना चाहिए। जिन तबकों में शख्सियात और इलाकों की बुनियाद पे कानून में फ़र्क आ जाता है, वहाँ पर यही सब देखने को मिलता है जो हम अपने मुआशरे में देख रहे हैं। बेशक इसमें कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँगा, आप मीडिया के लोग हैं, आप भी जिम्मेदार होंगे, लेकिन इसको ठीक कैसे करना है ना, ये ठीक इसी सूरत में होगा। लेकिन जहाँ कानून नहीं होता ना, वहाँ फिर कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला चलता है। तो जंगल तो है नहीं और ना ये रेवड़ है कि जिसकी लाठी हो वो इन्हें हाँकता फिरे। तो जब तक कानून की अमलदारी नहीं होगी, इदारों को, चाहे वो प्राइवेट इदारे हों चाहे वो सरकारी इदारे हों, जब तक उन्हें ये डर नहीं होगा कि मैं आवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अगर मैं हिट करूंगा तो कानून मेरे खिलाफ कार्रवाई एक्शन में आ जाएगा, वो नहीं है तो हर शख्स बेफिक्र है। उसकी मिसाल है हमारे सामने। अभी सियासी तरफ मैं जा रहा हूँ। फिर नहीं, मैं भी अभी उसी तरह जाने वाली थी, मैंने कहा कितने जेल भर गए जरा पता तो करो। अच्छा देखिए, जेल तो ठीक है, वो एक सियासी उनका हिकमत अमली है गवर्नमेंट को प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ना, कि इलेक्शन अनाउंस करवाएं। और नेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जब ये गवर्नमेंट आई तो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी थी सबसे पहली जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एंटर हुई थी,
आज वो कहती हैं मेरी हुकूमत नहीं है, आज वो कहती हैं अदलिया का कंधा, आज वो कहती हैं एस्टेब्लिशमेंट का कंधा। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने ऐप छुपाने के लिए आवाम का ध्यान किसी और तरफ करना चाह रही हैं, जबकि इस वक्त सबसे अहम और सबसे ज़रूरी ये नहीं है कि अदलिया के कंधे पे कौन आना चाह रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे कौन आना चाह रहा है। इस वक्त सबसे अहम ये कि आप हुकूमत में हैं, आप अपना काम करें, आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, आवाम को रिलीफ दें। जबकि आपने बाजार बंद करने का कह दिया है, पहले ही कारोबार नहीं है। कारोबारी हजरात 8 बजे, आप कराची में रहते हैं, 8 बजे अगर आप मार्केट्स बंद कर देंगे तो वो दुकानदार कमाएगा क्या कमाएगा? यहाँ 6 से 7 बजे तक तो ऑफिस से धक्के खाते हुए लोग घरों को पहुंचते हैं। ऐसे ही। उसके बाद वो क्या, अव्वल तो है ही नहीं किसी के पास बाजार जाने के लिए ना, परचून की दुकान तक आम आदमी जा सकता है, वो बाजार किसी भी मार्केट नहीं जा सकता कपड़े जूते या कोई भी फालतू चीजें लेने, क्योंकि उसकी जो घर की बुनियादी जरूरियात हैं वही नहीं उससे पूरी हो रही। तो आपने 8 बजे का वो टाइम रख दिया। पंजाब में अभी पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा गाड़ियों को, एक उन्होंने लिमिट रखी हुई है कि आप अगर कार पर हैं तो इतना और बाइक पर हैं तो इतना। अगर ये पूरे पाकिस्तान में हो गया तो ये हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं इन सारे मामलात को। तो खालिस्तन ये 2 तबकों की जिम्मेदारी है। एक हमारी अदलिया भाई बैठे हुए वकील हैं, कानून, क्योंकि उनका काम है कानून पे अमलदारी करवाना। अब यहाँ पर आपके शो में हम बैठे हैं ना, आपका काम है इस शो के डिसिप्लिन को मेंटेन रखना। इसी तरह जुडिशरी का काम है कानून की अमलदारी करवाना। ठीक है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, पर ब्रेक का टाइम आ गया। तो नाज़रीन लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। आपकी जानिब आऊंगी ब्रेक पे जाते वक्त पर कहा कि आपसे आते ही जवाब लेंगे। जी, इन्होंने जिक्र जो किया फंडामेंटल राइट्स का, उस हवाले से ज़रा मैं इसको थोड़ा तफसील से बयान करना चाहूँगा। ये फंडामेंटल राइट्स असल में ऐसे राइट्स होते हैं जो इंसान के वजूद के साथ हम उनको कहते हैं कि ये हैं, और पहले हम ये इनको कहते थे कि ये एक जो हायर लॉ फॉर्म है या नेचुरल लॉ है उसे आए हैं। और फिर जब ह्यूमंस जो इंसान हैं वो आगे सिविलाइज्ड हुए, जब वो आपस में रहने शुरू हुए और ये मुल्क बने, तो इन्होंने कानूनी शक्ल दे दी उनको। अब ये फंडामेंटल राइट्स ना कि सिर्फ पाकिस्तान के आइन में है, ये आपकी दुनिया की हर जो भी आइन है, चाहे वो रिटर्न है, अनरिटर्न है, कोडिफाइड है, अनकोडिफाइड है, वहाँ पे हैं। अच्छा, इनके बगैर कोई आइन मुकम्मल हो भी नहीं सकता। अब जैसे यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स यूरोप में है, ह्यूमन राइट्स एक्ट यूके में है, पाकिस्तान में है। अब आ जाते हैं ये कि इनके हमारे यहाँ राइट्स हैं, आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, डिग्निटी ऑफ अ मैन कैन नॉट बी वायलेटेड, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सब कुछ है। अब ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन ये होनी चाहिए बिल्कुल, और उसके पास हमारे पास एक रास्ते भी हैं। अगर कोई अब ये समझता है कि उसका फंडामेंटल राइट्स जो है वो उसको वायलेट हो रहा है, तो वो पहले तो उसकी रेमेडी देखे। अगर निचली सतह पे है, जैसे किसी ओम्बड्समैन के पास चला जाए या कोई लोअर कोर्ट में चला जाए, अगर नहीं है तो उसके लिए फिर हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत वो जा सकता है और वहाँ अपने राइट को जो भी है वो उसकी एक रेमेडी ले सकता है। अब इन जनरल ये जो भी मामलात हो रहे हैं, देखिए मसला ये है कि कोर्ट्स को आप अप्रोच करेंगी, कोर्ट्स की ऐसी बहुत सारी रूलिंग हैं कि आज से नहीं है कब से हैं, ठीक है, लेकिन समहाउ ये उनको फिर मैनेज करके सीधे चले जाते हैं। अब ये कोर्ट्स आज ऑर्डर दे भी देंगे सब कुछ, आप इनका फंडामेंटल राइट्स जो है वो लागू होने चाहिए, जिन जिन के हो रहे हैं, अवाम में ये सब कुछ हो रहा है, वो ठीक है, वो कर देंगे। चीज़ें ये हैं कि ये एक स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। अब कोर्ट्स कह दें, अब इनके पास कैपेसिटी नहीं है, क्या करेंगे? सही, क्योंकि आपको एक पॉलिटिकल रियलिटी भी देखनी होती है, सिर्फ लीगल रियलिटी थ्योरेटिकल तो ठीक है, लेकिन आपके मैं जो वज़ीर आज़म हूँ, अब मैं आके अनाउंस कर दूँ मैं आपको 5000 बिलियन जो है अब ये सब कुछ बना दूंगा। अब किसी दौर में जैसे नवाज शरीफ पॉलिटिकली मुख्तलिफ जलसों में जाते थे, तो मैं आपके लिए 1200 अरब, आपके लिए 400 अरब, वो 1200 400 अरब, अब कहाँ है, वो तो नहीं हुए ना। तो
दैट्स व्हाट यू नो, लीगल रियलिटी एंड पॉलिटिकल रियलिटी आर डिफरेंट। तो बाकी ये चीज़ें इस पे कोर्ट्स विजिलेंट ज़्यादा तब होंगी जब अवाम उनके पास जाएगी, ठीक है। फिर जो भी उनसे जो भी लीगल एक चीज़ें हैं वो कोर्ट उनको देखेगी और रिलीफ देगी, और फंडामेंटल राइट्स की एग्जीक्यूशन टू द फुलेस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, सियासी गिरफ्तारियों पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे भी बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, और फिर जो मीम्स बन रहे हैं वो बड़े मतलब वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सोशल मीडिया वो तमाम दुनिया में देखा जा रहा है। जिस तरह की बच्चों वाली, मैं ये समझती हूँ, मेरी अपनी ये सोच है, ये जो चीज़ें हो रही हैं बड़ी शर्म की बात है कि लोग मजाक बना रहे हैं, उसके मीम्स बना रहे हैं कि हमने तो सोचा था यहाँ से वहाँ तक लेके जाएंगे, ये तो पक्का पक्का लेके, मतलब ये आप अपने ऊपर खुद सबको हंसवा रहे हैं और पूरी दुनिया आपको देख रही है। जी। आप ये देखें कि आप चीज़ क्या कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये मेरा पर्सनल एक सोच है, उस पर आप भी जरूर बताइएगा। देखिए, ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, ये आज से नहीं है। ये अगर आप पाकिस्तान बनने से पहले चले जाएं, जब गांधी साहब थे, नेहरू थे या जिन्ना थे, तो इस तरह की मूवमेंट्स तभी होती थी। ये एक तरीके होते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, या अगर आपके ऊपर ऐसी कोई गवर्नमेंट बैठी है जबरन जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करते या आप किसी सेटिस्फाइड नहीं है, तो अच्छा आप क्या करेंगे? आप ये सिंबॉलिकली कहेंगे मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ पॉलिटिकली मेरे सारे वर्कर्स हैं, या आप कहेंगे मैं एक सिविलियन जो है वो डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर रहा हूँ, या आप ये कहेंगे कि हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये एक तरीके होते हैं, ये होते रहेंगे। ये दुनिया के जो है ना हर ममालिक में होते हैं, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे अंडर डेवलप्ड हो। अब मीम सब लोग बैठे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, अब ठीक है एक एक्टिविटी हो जाती है, हंस लेते हैं, हंसा लेते हैं। तो पहले के जमाने में फेसबुक नहीं था, वरना ये उस वक्त भी मीम होते, उस वक्त भी होते मीम। तो ये चलता रहेगा, लेकिन ये एक मेरा ये ख्याल है कि ये इस तरह की मूवमेंट्स दो पॉलिटिकल है, एक प्रोग्रेसिव है, हमें एक टाइम लगेगा इस पे, कुछ 10 साल 20 साल 30 साल हम एक एंड को टच करेंगे। और ये मुल्कों की जो तारीख होती है वो देखें टाइम लगता है अभी नहीं, पर मेरे कहने का मकसद है मुल्क के जो इस टाइम हालात है उसके साथ ये चीजें समझ आने वाली हैं। ये अलाइन जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस हैं वो हमारी जो इकोनॉमिक इस वक्त जो क्राइसिस है उनके साथ अलाइन नहीं करते, ये नहीं होने चाहिए। एक तो इसलिए आसिफ साहब से अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात हो रही थी कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए, कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो कुछ ना कुछ चीजें बेहतर हो। तो अब ये हमारे बैठे हैं ऊपर, देखें ये कब होते हैं इलेक्शन। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो भी नोटिस ले लिया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, ना गवर्नर जो है डेट दे रहा है और ना इलेक्शन कमीशन दे रहा है। प्रेसिडेंट ने दी तो उस पर भी उन्होंने तहफ़्ज़ात जो है वो दिखा दिए कि भाई ये प्रेसिडेंट साहब जो है एक अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट कर रहे हैं। मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है लीगल, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट नहीं कर रहे क्योंकि एक हायरार्की होती है। अब आप गवर्नर साहब जो हैं वो उनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हुआ है कि आप उनके अफेयर्स देखें, जो उनका एक आइनी रोल है। अब वो अपनी आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे तो देन ये वो कर सकते हैं। एक सिचुएशन ऐसी है तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अब फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सो मोटो नोटिस ले लिया है, अब वो इस पर इनको देख रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है वो हो जाएंगे सेटल इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अब आपकी तरफ आऊँगी। ये जो बात करने का मकसद था कि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें, बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था इतना, तो शायद ये चीज़ें नहीं होती थी। होता तो उस टाइम भी ऐसा होता, पर मेरे हाल से मुल्क के इतने बुरे हालात उस टाइम नहीं होंगे, आवाम इस तरह भूखी मर नहीं रही होगी, लोग इस तरह से खुदकुशी नहीं कर रहे होंगे, इस तरह से हमारे सरों पर ऐसे लोगों को नहीं बिठाया हुआ होगा जो दिन दिहाड़े चोरी करके और हमारे ही सर डाल के हमें इतने बड़े बड़े बिल बड़ी मैं दुश्मन हुई हूँ इनकी। नहीं, मुझे दुख इस चीज का कि मैं तो बिल पे कर सकती हूँ, जो लोग नहीं पे कर सकते उनका क्या हाल होता होगा। ये एक आवाज मेरी नहीं है, ये उन लोगों की जो लोग मेरे साथ शो पे भी मिलते हैं और मुझे ये बताते हैं वो बेचारे नहीं कुछ कर सकते। मैं तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी। ये आप एक महीने तक ये हर शो में डिस्कस करें कि एक बार डिस्कस करना बड़ा खतरनाक हो जाएगा अगर मैंने अपने दूसरे शो पे जाके कर दिया, वहां की आवाज बहुत दूर तक जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जब इस टाइम, और फिर इमरान रियाज साहब जो हमारे सहाफी, उन्होंने भी कहा कि अब अगर इमरान खान साहब भी आ जाते हैं या कोई भी आ जाता है तो वो महंगाई को रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें पता है, फिर ये इतनी जंग, इतनी लड़ाई, ये सारी चीजें क्यों है? इलेक्शन का खुद ही वेट कर ले, आपको क्या मुसीबत पड़ी हुई, आवाम मर रही है यार। मैं ये सोचती हूँ कि चले बाकी तो सारे चोर और डाकू बकौल आपके या आपकी जुबानी है, तो आप तो कम से कम ईमानदार है ना, तो आप तो आवाम का सोचे ना।
क्या कहेंगे इस जी पर? हाँ। मैंने आज बड़ी कोई दिल वाली बातें कर ली, फंस ना जाऊं। नहीं, अल्लाह ना करे कि हम फंसें, क्योंकि हम तो वो बातें उठा रहे हैं जो इस वक्त बातें आवाम की ज़रूरत है ना। जरूरत है। और जाहिर है आपका फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है, अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो हम अवामी जो मसाइल हैं उनको उजागर तो करें, हल हो ना हो वो ऐवान बाला में बैठे हुए लोगों का काम है, हमारा काम है आवाज़ उठाते रहें। तो गिरफ्तारियाँ वो वकील साहब बता रहे हैं जैसे, वो बेशक उनका एक सियासी अपने आप को मूवमेंट को बढ़ाना और इलेक्शन के लिए प्रेशर बिल्डअप करना, और फिर वो जैसे अब कह रहे हैं कि जमानत और रोना धोना के हमने तो नहीं, कहा फिर वो था। माजरत के साथ यहाँ आपकी बात रोक रही हूँ, थोड़ी सी मैं कर लूँ बात। मेरे ये बहुत सादा लोग हैं ये जो मुझे देख रहे हैं, जो बाहर निकले हुए होते हैं घरों से। आप फिर ये देखें, फिर आप आके ना स्क्रीन पे या बड़ी बड़ी तकरीरें करके अपने आप को बहुत पाक और साफ ना दिखाएं। आप ये बताएं कि हम भी सियासत ही खेल रहे हैं, हम भी इन्हीं की तरह हैं, हम कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हम भी आपका नहीं सोच रहे, हम भी सिर्फ अपनी कुर्सी का सोच रहे हैं। जी हाँ, यकीनन अगर ऐसा ना होता तो 3-4 साल तो हुक्मरान रहे ना वो भी, आप ऐसी तब्दीलियां कवानीन बना देते कि आज जो आप कह रहे हैं इस तरह नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, आवाम के साथ ये नहीं होना चाहिए, आप पॉलिसी तो बनाते 4 साल में, तो फिर वो पॉलिसी आज नजर आ जाती हमें, आपने भी कुछ नहीं किया, बस काम चलाओ और वक्त टपाओ वाला मामला चलाया है सबने। अभी वो जेलों में जाएं ना जाएं, इलेक्शंस होने चाहिए, सबसे अहम है। इलेक्शन होंगे, जो नई हुकूमत आएगी वो 5 साल का मैंडेट लेकर आएगी, उसे पता होगा कि मैंने 5 साल बाद फिर अवाम में जाना है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है ना, हर हुकूमत के पास, IMF को राजी कर लिया जाए ताकि कर्ज मिल जाए। लेकिन देखें, सिर्फ IMF को राजी कर लेना हल नहीं है। हम 22 करोड़ अवाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़रई मुल्क हैं, हम क्यों नहीं अपने जो मौजूद हमारे पास सलाहियतें हैं उनको क्यों नहीं हम इस्तेमाल करते, ज़राअत में हम क्यों नहीं तरक्की करते। हम सारी पॉलिसीज एक तरफ, इंडस्ट्री और इन सब चीज़ों को एक तरफ छोड़ दें, ज़राअत पर ही कोई ऐसी पॉलिसी बना दें आप कि कम अज़ कम हर फर्द को खाने पीने की अशिया आसान और सस्ती मुहैया हो जाए। अभी ये जेलों में जाए ना जाए, उससे इलेक्शन तो। के साथ मैं दूसरी बात एक बात कर रही हूँ, हमारे एक सहाफी है इंडिया के चैनल के ऊपर, हमारे पड़ोसी मुल्क के चैनल के ऊपर, वो बैठ के जब बात करते हैं ना यहाँ से, जब वो लाइव कर रहे होते हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको जवाब देना। देखिए, बहुत सारी चीजों में आप बड़े कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिस्टम और हर एक चीज हो तो यकीन करें फिर बोल भी सकते हैं आप, बहुत सारी चीजों में आपको चुप होना पड़ता है। देखिए, बांग्लादेश हम में से निकला ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तरक्की की राह पे गामजन है। हमारे मुसलमान भाई हैं, हमें उनकी तरक्की से खुशी है, लेकिन हम भी तो सीखें। हमारी जो हुक्मरान हैं या जो भी लोग जिनके हाथ में निज़ाम है कानून का, वो उससे सबक सीखें। और सबसे ज्यादा अहम ही कानून की अमलदारी है। अगर कानून की अमलदारी नहीं होगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। एक हुक्मरान को, एक ब्यूरोक्रेट को तब डर लगेगा जब उसे पता है कि मैं अपने फराइज सही से नहीं करूंगा तो मेरी अकाउंटेबिलिटी होगी। हमारे पास जजा और सजा का निज़ाम बहुत डिस्टर्ब है। जो जैसे चाहता है वैसे कानून को इस्तेमाल करता है, जिसे चाहता है उसे सजा देता है और खुद को पारसा साबित करता है। इससे बाहर आना होगा। जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो ऐवान बाला में है, चाहे वो सरकारी इदारों में है, चाहे वो हम आम लोग हैं। जब तक आप कानून पर अमल नहीं होगा, हमारे पास तब्दीली नहीं आ सकती। कानून पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। कानून पर अमल होगा तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी तो हमें डर भी होगा। वो ये सब कुछ नहीं ठीक हम करेंगे तो ना किसी को डर है और ना किसी को इससे कोई ताल्लुक है कि मैं आवाम के लिए क्या कर रहा हूँ। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अभी PTI हो, नून हो, वाहिद एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो अभी जो झगड़े और लड़ाइयाँ चल रहे हैं उनमें खामोश बैठी हुई है और वो तैयार है कि इलेक्शन हो जाए तो हम इलेक्शन भी लड़ने को तैयार हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून दूसरी तरफ वो मुस्तकिल यही कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना पड़ा, सदर ने इलेक्शन का टाइम दे दिया। अभी यही नहीं तयन हो पा रहा कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है। जग असाई कैसे ना हो। आप कह रहे हैं कि दूसरे मुल्क के मीडिया पे हमारे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। हम इस बात का कैसे जवाब देंगे कि हमें अभी तक यही नहीं तयन हो पा रहा कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है, जबकि इलेक्शन की डेट किसी को देनी नहीं चाहिए। वो दर्ज है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने।
आप अनाउंस करें, वो एक अलग बहस है कि सूबों की पहले करा दें, वफाक के बाद में कराएं, तो वो कैसे चलेगा। तो उसके लिए आप तमाम जो ऐवानों में बैठी हुई जमातें हैं वो इकट्ठे हों और उस पर एक हिकमत अमली बनाएं और उस पर चलें आगे। आवाम तो आपको नहीं रोक सकते, आवाम तो आपसे इल्तिजा ही कर सकते हैं कि खुदारा सारे अपनी अपनी हुक्मरानी का ना सोचिए, ये भी सोचिए कि जिन पर आप हुक्मरानी करना चाहते हैं वो खुशहाल होंगे तो आप हुक्मरानी करेंगे। अगर वो बदहाल होंगे, आप बाहर निकलेंगे, आपको आवाम चूमेगी तो नहीं, पत्थर टमाटर मारेगी। कल यही लोग कब तक प्रोटोकॉल्स में रहेंगे? तभी तो फिर इनके लिए सबसे आसान होता है कि जब हुक्मरानी से हटते हैं तो टिकट्स बुक होते हैं उनके, चले जाते हैं। जैसे ही वो पीएम सीएम या अपने ऑफिस से बाहर आते हैं तो सीधा एयरपोर्ट की तरफ रुख करते हैं और अपनी फैमिली के पास, जो कि लंदन या दुबई जहां भी उनकी फैमिली होती है वहां। हम जो लोग हैं 22 करोड़, हमारा तो जीना भी इस पाकिस्तान में, मरना भी इस पाकिस्तान में, इलाज भी इस पाकिस्तान में, तालीम भी इस पाकिस्तान में। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, ना उनके बच्चों की तालीम पाकिस्तान में, ना उनका इलाज पाकिस्तान में, ना उनकी प्रॉपर्टीज और इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जो पाकिस्तान का हशर किया है यहाँ पर, वो भी ये समझते हैं कि हमारा पैसा सिक्योर नहीं है। वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर जाके करते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। अगर हम अभी सिटिंग गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें जो फ्रंट सीट पे लोग हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके बिजनेसेस पाकिस्तान से बाहर हैं। तो सबसे पहले तो ये कानून होना चाहिए कि जिसने हमारे मुल्क पे हुक्मरानी करनी है उसका रहना जीना मरना आया इस पाकिस्तान में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप इलेक्शन ही लड़ने में नाअहल कीजिए। ये होना चाहिए नाअहल और अहल का क्राइटेरिया, जबकि यहाँ पर अहल और नाअहल का क्राइटेरिया कुछ और बनाया गया हुआ है। अपनी मर्जी से किसको अहल करना है किसको नाअहल करना है की बुनियाद पर यहाँ पर उसका कानून बनाया गया है, अहल और नाअहल का। तो बस अभी हालात रमजान से पहले अगर कुछ बेहतरी ना आई तो रमजान शरीफ में यकीनन लोगों के पास एक ऑप्शन तो खुला हुआ है कि रोजे से वो होंगे, बद्दुआएं करेंगे इनके लिए और फिर इंतजार करेंगे अल्लाह की लाठी का। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने ये कहा था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अभी, जैसे पीटीआई की मूवमेंट है, उनको अपने एक है कि हमारा मुफाद इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। ये चीज़ सबसे पहले है, इसमें कोई शक नहीं है। और लास्ट शो में हमने एक बात की थी कि आप सिस्टम को स्टेबल होने दें। अगर आप ये चाहेंगे कि नहीं कभी आप उसको उधर फेंक दें कभी इधर फेंक दें तो चीज़ें ठीक नहीं होती। अभी आपने कहा कि इसको सबर क्यों नहीं आता, ये कुछ वेट कर लेना 5-6 महीने इलेक्शन में इसने आए नहीं। असल में मैं ये जो बातें कर रही हूँ, मैं एक और शो करती हूँ जी, उस शो में ये सारे लोगों की जो आवाज है ना, जो उनकी बातें हैं, ये मैं यहाँ बैठ के वो जी, आप जी। तक पहुंचा रही हूँ कि लोग ये बातें कर रहे हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, हम लोगों के पास खाने को नहीं है, हम लोग। मैं एक ऐसी जगह गई हूँ जहाँ लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है। वो कैसे हालात में थे आप यकीन करें। मैं 4 दिन से वहां से वापस आई हूँ। मैं जब खाना खाती हूँ मुझे उनकी याद आती है, मैं अंदर से दिल इतना दुखा हुआ है। तो ये सारी जो बातें होती है ना, जो मैं ट्रैक से हटके भी कभी कर जाती हूँ, जो मुझे नहीं करनी चाहिए, मैं अगर वो भी करती हूँ तो वो ये सब उनकी चीजें जो है ना वो मेरे अंदर गूंज रही होती हैं। ये वो सवाल होते हैं। नहीं, ये असल में नेचुरल है क्योंकि हम लोगों को देख रहे हैं, ये हमारे अपने मसाइल है, ये मेरा आपका इनका मसला है। अभी इन सारी चीज़ों का एक हल है, जो लिंक है वो एक सिस्टम के साथ है। मैं इसको यूं कर लूँ, अब मुझे आप ये बताएं, जब 3 साल 6 महीने या 8 महीने हो गए थे इमरान खान की गवर्नमेंट को, क्या जरूरत आई थी कि उसको जो है वो एक घर भेज दिया गया? घर ठीक है, आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए भेजा, लेकिन एक मोटिवेशन इसके पीछे दूसरी थी। एवरीवन नोज दैट। अब वो चला गया वो रोडों पे, अब आप सबर कर लेते। और यकीन माने इमरान खान को इस मूव का बड़ा पॉलिटिकली फायदा हुआ है। अगर ये इमरान खान ना जाता और तो ये 5 साल बाद इमरान खान और ये सारी जो इमरान खान की कैबिनेट थी, अब लोग सारे घर, फिर ये सुकून से बैठे रहते ना। मरियम नवाज ये कहती कि मेरा गवर्नमेंट क्योंकि जब आप आवाम को कुछ डिलीवर नहीं करते तो आवाम को तो समझ आ जाती ना कि 5 साल में कुछ नहीं मिला जी। और फिर ना मरियम नवाज ये कहती, अभी भी आवाम को समझ नहीं आया कि 3.5-4 साल में भी कुछ नहीं मिला तो 1 साल में क्या मिलता। अभी भी अकल आप रखें कि आप ये सोचे कि अब कोई वो आना चाहिए जो वाकई हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। पीर पगारा साहब जो मरहूम थे वो कहते थे कि हम जो है वो कौम नहीं है। हम वो एक अक्सर जब एमकेएम और पीपल्स पार्टी की बात होती थी इनके हवाले से, तो वो उनके एक बास्केट होती थी और उसमें 2 बिल्लियां, उनको वो कहते थे ये एमकेएम ये पीपल्स पार्टी है। तो ये वो मिसाल उन दोनों तक था, लेकिन हम सारे ऐसे ही हैं। तब जब तक हम इस तरह से लड़ते रहेंगे और हम एक कौम ना बनेंगे
तो बड़ा इजी है इनके लिए डिवाइड एंड रूल वाला कंसेप्ट जो अंग्रेज यहाँ देके हाँ। गया था, और आज भी वो इतना ही इफेक्टिव है, वो उसी चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। तो अब सिस्टम, अब मैं मिसाल दूं यूके की आपको कि एक सिस्टम क्या होता है, एक इखलाक क्या होता है। इमरान खान एक पॉलिसी के साथ आए कि आपके यहाँ अगर करप्शन मैंने ख़त्म नहीं की और उस पॉलिसी भी मैं फेल गया, ठीक है, तो मेरी उस वो एक प्राइम पॉलिसी उसकी ये थी, करप्शन को मैं ख़त्म करूँगा। अगर यूके में गवर्नमेंट इस मोटिव के साथ आए कि करप्शन वहाँ पे अव्वल बहुत कम है, 1-2% होगी आप, ठीक है, लेकिन तो मिसाल के तौर पर वहाँ ज़्यादा है, और वो कोई और पॉलिसी हो, उस प्राइम पॉलिसी हो पॉलिटिकल पार्टी उस पर वो फेल हो जाए ना, तो वो रिज़ाइन दे देती है। इसकी मिसालें 2-4 दफ़ा हुई हैं। तो ये एक सिस्टम जब बिल्ट अप हो जाता है ना आपके यहाँ, अच्छा अभी देख लेना, छोड़ यूके को तो 1000 साल हो गए, उनकी एक पॉलिटिकल एक हिस्ट्री है, नॉर्मन किंग आए, उसके बाद बिल ऑफ राइट्स, पिटीशन राइट्स, फिर पार्लियामेंट सॉवरेंटी, फिर अब आप आगे मतलब एक अलग बात है। इंडिया के साथ आ जाए आप, इंडिया और हम आज़ाद, जो हमारे एक हुक्मरान थे वो ब्रिटिश थे, हमें भी आज़ादी मिली, उनको भी आज़ादी मिली, ठीक है जी। अब वो उन्होंने एक डेमोक्रेसी का जो तसलसल है उसको रखा, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। हम पहले तो लड़ते रहे, हमें ये लगा, लेकिन एक वक्त आया जिसको हम कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट, क्योंकि पॉलिसी ठीक थी। अब वो इंडिया कहाँ पहुंच गया है, $600 बिलियन के लगभग उसका सिर्फ एक जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो रिजर्व्स हैं। हमारे यहाँ क्या है, कोई 8, कभी 5, कभी 6, फिर हम हमारे जो एक फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो पसीने टिश्यू लगा रहे होते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जैसे अभी आपने कहा कि आप यू कैन नॉट आंसर, जब वो आप इंडियन जो कॉलीग्स हैं आपसे वो जो साफ़ी हैं वो पूछते हैं, तो ऑब्वियसली यही बात है, हम कहते हैं क्योंकि दुश्मन के साथ जब बात हो ना तो फिर अना वाली बात आ जाती है। तो हम वो कुछ भी ना बोलें तो हम देखते हैं वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, कोई हमारी हैसियत नहीं है उनके सामने, और दुनिया के सामने हमारी क्या हैसियत है। तो हमें इस पे देखना होगा, कुछ करें, वरना तो फिर यही हालात रहेंगे। शायद एक दिन जो है वो इससे भी बुरे हालात हो और इससे भी बुरे हालात हो। आगे क्या, वैसे क्या हालात नज़र आ रहे हैं आगे, जिस तरह से आप सारा इस टाइम पे मुल्क को देख रहे हैं, सियासी सूरत हाल भी देखें आप, माशी सूरत हाल भी देखें सब, तो आगे मुल्क आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या होने जा रहा है? कि इंशाल्लाह उम्मीद तो हमें अच्छे की ही है, और इंडिया इकॉनमी में बहुत अच्छा होगा। मैं थोड़ा सा आपके सवाल से हट के भाई की बात करूं, लेकिन इखलाकियात में वो बिल्कुल हमारे जो है ना पाँव के बराबर भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो मजहबी चाय पिला के भेज रहे हैं उस चाय से हट के देखे ना आप, चले उसको तो चाय पिला के हमने भेजा, पहले उसका एहतमाम किया जो करना चाहिए था, और उसके बाद उसको उन्हें वापस कर दिया कि आइंदा आप ऐसी गलती ना कीजिएगा। वो तो ठीक है आपने किया, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक किसी भी गैर मज़हब को, जो मुसलमान नहीं है, इस्लाम से दूसरे, इस्लाम से हट के किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उसको यहाँ पर ऐसा नहीं महसूस होता कि उसकी इबादत गाह, उसके बच्चे या उसकी शख्सियत जो है वो गैर महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आपके एरिया में क्रिश्चियंस हों, हिंदू हों या कोई भी दूसरा मजहब हो, तो आप उनसे नफरत या हिकारत नहीं करते, बल्कि आप अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पे चलते हुए उनको अपने हुस्न अखलाक से अच्छा पेश आते हैं और उनके साथ अच्छा रवैया रखते हैं। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया की निस्बत इखलाकियात में हम बहुत ऊपर हैं। अब रह गई बात मुआशी तौर पे, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा ना सच्चा होने की जरूरत है। आपको बताऊं, इखलाकियात हम सिर्फ पड़ोसी मुल्क के उसमें यूज करते हैं, वरना अपनी अवाम के साथ जो इखलाकियात है ना, देखिए वो अलग चीज है। अपनों को डस रहे, बाहर वालों को दे रहे। वो तो देखिए मुनाफकत तो जरूर है, लेकिन इखलाकियात मुआशरती जो होनी चाहिए हम में एक दूसरे के साथ प्यार वाली, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है उनसे हम में। हमारे मुआशरती मामलात खराब हैं, उसमें सिर्फ बेहतर पॉलिसी की जरूरत है। आपका टाइम खत्म हो रहा है, अल्लाह करे कि वो पॉलिसी बनाने वाला कोई इंसान आ जाए और वो खुद से अमल दरामद शुरू करे, तो बेहतरी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज ये देना चाहेंगे कि इस वक्त देखें, आप सब्र से काम लें, और उसके अलावा इलेक्शंस आ रहे हैं और सोच समझ के वोट दें। अगर आप
क्योंकि खान साहब हमारे लीडर है ना, हम उनको जो है हम उनकी बात करेंगे ना। उनसे एक मोहब्बत का सिलसिला तो देखें हर किसी का है। जी, बिल्कुल। वो एक ऐसी पर्सनालिटी थी कि मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, मोहब्बत भी है, अच्छे इंसान भी लगते हैं, पर जहाँ जहाँ मुझे कोई चीज पटरी से उतरी हुई लगती है तो माजरत के साथ वो हमारे इधर के वो उस तरह के पॉलिटिशियन है नहीं ना, जैसे जरूरत होती है हमारे पास। ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ पे आप समझें ये चीजें, आप बोले हमेशा, ये आपकी अपने साथ भी ऑनेस्टी है, आपकी लीडर के साथ भी ऑनेस्टी है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अब हम जाएंगे एक ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।